आई होप आप मुझे सुन पा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। आ रही है हाँ आवाज? सर, आवाज आ रही आ है। रही है सर। Start the content. People may be joining later. Okay. पहले तो ये कि लास्ट लेक्चर में हमने जो कंटेंट कवर किया था, इफ यू कैन जस्ट सी दैट थिंग ऑन योर नोट्स एंड मे बी इफ देयर इज सम क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीवियस कंटेंट, कोई चीज़ जो आप चाह रहे हो फर्दर एक्सप्लेनेशन या कोई डाउट हो तो वो पहले पूछ लीजिए। तो अदरवाइज हम आगे चलते हैं। नो सर। देन द थिंग विच आर कवर्ड, कोई और एडमिनिस्ट्रेटिव इशू, कोई और क्वेश्चन आंसर, कोई एकेडमिक क्वेश्चन, so that maybe some other people can join in till that time. आप में से टीएचआर वाले स्टूडेंट्स कोई हैं? यस सर। आप THR आपने लिया हुआ है, और कौन सा स्टूडेंट है आपके अलावा? फोरम है सर, और वजाहत यस है। सर मैम। और वजह साहब है। वजह साहब काफी दिनों से ना क्लास में आ रहे हैं ना ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं। इजी फाइन। सर उनका कुछ फैमिली इशू है। बच्चे की प्री मेच्योर बर्थ हुई है तो स्टिल 2 वीक से CMH में ना नर्सरी में ही है। तो अभी तक डिस्चार्ज उन्होंने नहीं किया। और सेकेंडली ये कि अरशद साहब, काइंडली अगर आप अपनी वो लिस्ट खोल के एक थोड़े से नाम अनाउंस कर दें जिन्होंने अभी तक कोई समरी नहीं दी है लेक्चर्स की, प्लस ना ही अपने टाइटल को डिफेंड किया है, बिकॉज दे आर सर मैं दीज ये पीपल आर गोइंग टू गेट एन एफ इन दिस सब्जेक्ट, जो ऐसे लोग हैं। जी सर, मैं आपसे बेसिकली ये परमिशन लेना चाह रहा था कि मैं ग्रुप में अगर शेयर कर दूं। मैं असल में भी मोबाइल पे सर ऑनलाइन हूं और ऑफिस में हूं सर। तो मैं आपसे ये परमिशन चाह रहा था कि कुछ तो बिल्कुल जिन्होंने कोई समरी आज तक सबमिट नहीं कराई उनके भी नाम और उनके रजिस्ट्रेशन के साथ, अगर आप कहते हैं नाम, वरना मैं ओनली रजिस्ट्रेशन नंबर भी शेयर कर दूं। और जिनके अगर कुछ रिमेनिंग है तो उनके भी मैं नाम वगैरह ग्रुप में शेयर कर दूं, ताकि उनको पर्सनली भी मैंने सर, इवन आप यकीन करें, मैंने पर्सनली भी मैसेज किए हैं। 32 स्टूडेंट्स हैं। तो उस इवन फिर भी कुछ 50% मुझे रिस्पॉन्स आया। बाकी अभी भी काफी लोग हैं उनमें से जो इन्होंने समरीज, कुछ की तो बिल्कुल नहीं है और कुछ की एक दो या दो तीन इस तरह रिमेनिंग है सर। अच्छा, सारे लोग ग्रुप ग्रुप के ऊपर हैं आपके रिकॉर्ड के मुताबिक? जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। 32 हैं बिल्कुल उसमें सर, ग्रुप में मौजूद हैं। लेकिन सर बाज लोगों को मैंने मुख्तलिफ रिस्पॉन्स आ जाते हैं। हालांकि मेरे साथ हमारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के दोस्त हैं और उन्होंने सर बकाई का भी दिया। सर बकाई तमाम डीएल स्टूडेंट से समरीज लेते हैं। जब मैं समरीज का कहता हूँ तो कहते हैं समरीज क्या होती हैं, फिर उनको ब्रीफ करना पड़ता है, समरीज इस तरह है, ये चीजें हैं। तो बड़ी अजीब अजीब रेस्पॉन्स आते हैं सर। लेकिन बस लेट हो रहे हैं। मैं ये चाह रहा था आपसे सर कि वंस में आपकी 8 लेक्चर हो चुके हैं सर। तो आज रात को मैं आपसे सर शेयर कर देता हूँ आज रात तक जितने 8 लेक्चर आए हुए हैं सर। और बाकी को फिर मैं नाम उनके ग्रुप में सर शेयर कर देता हूँ सर। ठीक है, ऐसे कर लीजिए। सर ऐसे कर एक टेबल बना देना नाम के साथ, हर लेक्चर के साथ, यस नो यस टेबल नो बना हुआ है, पूरा। बिल्कुल बिल्कुल टेबल बना हुआ है, टेबल बना हाँ। हुआ है, बिल्कुल अगर टेबल बाद बना हुआ है। मैं औकात ये वो भी होता है ना, किसी ने आपको सेंड भी किया हो और वो आपसे मिस हो गया हो ना, वो भी एक कैप्चर में आ जाएगा ना। हो नवीद सकता भाई है ना, मैं इंसान है। नवीद भाई बिल्कुल। ऐसा है कि मैं बड़ा टाइम इसके ऊपर वेस्ट करता हूँ, मोहन रात के टाइम ना। ऑफिस में हाँ, तो टाइम नहीं होता, दिन में भी। बिल्कुल बिल्कुल मैं बिल्कुल, एक हमने एक भी एक ये एक बंदे बहुत। का, मैं 32 लोगों के व्हाट्सएप दोबारा को ओपन करता हूँ और उसमें से जिस हाँ जिसके हाँ टिक आए होते हैं मैं दोबारा वो देखता हूँ कि कौन से। फिर मैं वो डेट भी देखता हूँ कि किस डेट को हाँ मुझे है, मतलब लेक्चर किस डेट का था, समरी किस डेट की है, और उन्होंने मुझे सेंड कब किया है। आज एक आबिद साहब हैं, उन्होंने कल रात को मुझे 6-7 लेक्चर एक साथ समरीज भेज दिए हैं। मतलब आबिद साहब इससे पहले बिल्कुल क्रॉस है, कहीं भी कोई राब्ते में नहीं है कहीं, और उन्होंने एक साथ ही तमाम समरीज मुझे भिजवा दी है रात को। तो वो मैं बिल्कुल, नहीं बिल्कुल बड़ा एक एक टाइम कंज्यूमिंग है। हाँ जी जी बिल्कुल। जी जी।
तो वो इस तरह का सिलसिला है कि मैं काफी इसमें ना ताकि किसी की रह ना जाए, कोई ऐसा ना हो। फिर मैंने इसमें एक और ऑप्शन भी किया हुआ है कि जो कम से कम 2 वीक के बाद भेजते हैं वो फिर मैं स्टार लगा देता हूँ। सर को मैंने बताया कि इतनी लेट फिर, क्योंकि मुझे दोबारा कंपाइल करना पड़ता है, दोबारा व्हाट्सएप देखने पड़ते हैं, उनकी डेट चेक करनी पड़ती है, तो अच्छा खासा टाइम लग जाता है इस पे। तो अ, कुछ लोग हैं जो इनकी बिल्कुल सर्विस टाइम पे आ रही हैं, वो उसमें ज्यादातर तो ऑन कैंपस हैं। और कुछ डीएल स्टूडेंट भी हैं जिनकी बिल्कुल प्रॉपर आ रही हैं समरीज। लेकिन कुछ ना कुछ लेट हो ही जाते हैं, एक दो इस तरह का, एक समरी, दो समरी, थ्री, इस तरह। तो वो डिटेल पूरी बनी हुई है मेरे पास, कंप्लीट डिटेल है। ठीक है साहब, बस काइंडली फिर ये आज आप इसको एक दफ़ा दोबारा रिकंसाइल करके और आज शाम तक सर जो है ना वो आप ग्रुप पे दोबारा अपडेट कर दीजिए। और बहुत अच्छा सर, स्पेशली बहुत वो लोग, और एक यही लिस्ट जो है ना आप मोहसिन साहब से भी शेयर करें ताकि वो अपने एंड पे जो लोग बिल्कुल गायब हैं उनको जी ज़रा सर, कांटेक्ट करें पर्सनली, उनसे पूछें कि जी आर दे स्टिल इन दी सब्जेक्ट या दे हैव लेफ्ट इट, ताकि उनको हम फिर बहुत बेहतर। अकॉर्डिंगली सिस्टम से आउट कर दें। ठीक सर, बहुत बेहतर हो गया सर, बहुत बेहतर हो स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? गया। जी सर। लास्ट लेक्चर पे हमने जो चीज़ कवर की थी दैट वाज रिलेटेड टू दी डाटा रिलेशनशिप्स विद रिगार्ड टू पॉपुलेशन, सैंपल साइज, और सैंपल का क्या ताल्लुक पॉपुलेशन से होता है, और फिर अकॉर्डिंगली क्या क्या फैक्टर्स देखे जाते हैं कि एक ख़ास सैंपल जब लिया जाएगा तो वो सैंपल जो है वो किस तरह पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। अगर कुछ चीज़ें हम फॉलो करेंगे, उनमें हमने प्राइमरली मार्जिन ऑफ एरर की बात की थी, कॉन्फिडेंस लेवल की बात की थी, और उस पर्सपेक्टिव से हमने देखा था कि इनका आपस में एक रिलेशनशिप बनता है। सबसे पहले हम में से हर एक को जाके अपनी पॉपुलेशन चेक करनी चाहिए कि हम किस ऑडियंस को अटेंड कर रहे हैं या किस ऑडियंस के लिए काम कर रहे हैं। उस ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से फिर हम डिसाइड करते हैं कि कितना मार्जिन ऑफ एरर रखा हुआ है हमने, कितना कॉन्फिडेंस लेवल है हमें, और उस लिहाज से हमें क्या सैंपल साइज लिया जाए। जिनके सवाल जवाब जब हम अपने सामने रखेंगे, उनकी एनालिसिस करेंगे, तो वो रिप्रेजेंट करेंगे पूरी पॉपुलेशन को, और हम फिर उनसे कुछ इन्फेरेंस जब ड्रॉ करेंगे या कंक्लूजन्स कुछ ड्रॉ करेंगे तो वो वाकई इस काबिल होंगे कि उनकी एप्लीकेशन सारी पॉपुलेशन पे कमेंट किया जा सके कि ये किस हद तक एप्लीकेबल है उन सारी पॉपुलेशन के लिए। और उसकी वजह भी हमने बयान की थी कि हम पूरी पॉपुलेशन को एड्रेस नहीं कर सकते, उन सब से मिल नहीं सकते, उन सब से सवाल जवाब नहीं कर सकते। हमेशा रिसर्च के कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं। तो उन कंस्ट्रेंट्स के अंदर रहते हुए चूंकि हमने काम करना होता है, टाइम के अंदर ख़त्म भी करना होता है, तो हम हमेशा एक ख़ास सैंपल साइज लेके उसके ऊपर काम करते हैं। अभी आप सारे लोग यहाँ पे हैं तो इधर एक बड़ा कॉमन वर्ड या एक चीज़ रिपीट शायद हो रही है, वो ये कि सैंपल जो है वो लिया जाना चाहिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आई होप एवरीबडी हैज़ गॉट सम स्मार्ट डिवाइस इन हिज हर हैंड और इन फ्रंट ऑफ हिम। तो अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करें, अभी वी कैन ऑल्सो डू इट टुगेदर, कि व्हाट ऑल टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग आर पॉसिबल वंस वी आर डूइंग सम रिसर्च वर्क, जिनके अंदर हम क्वेश्चनेयर्स फ्लोट करते हैं या उनसे हम इंटरव्यूज करते हैं। तो उनमें किन किन कैटेगरीज में हम सैम्पलिंग या किस किस तरीके से सैम्पलिंग कर सकते हैं। तो थोड़ा सा, अगर अभी आप ओपन योर डिवाइसेस एंड आई ऑल्सो ओपन अ पेज हेयर एंड वी डू इट टुगेदर एंड लेट्स म्यूचुअली डिस्कस कि क्या चीज़ से आपको क्या समझ आ रही है। तो आई होप इट कैन बी डन बाय एवरीबडी। कोई इशू तो नहीं? आई हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम राणा साहब। पूरा नाम क्या है आपका? राणा साहब मेरी आवाज़ सुन रहे सर राना शकील है इनका नाम पूरा, राना शकील। हैं? पहली दफा मैं चूंकि आपसे बात कर रहा हूँ, पहले तो शायद आप नहीं आए, ना क्लास में आए हैं, ना कभी ऑनलाइन अवेलेबल हुए। सो
आपका क्वेश्चन अगर आप दोबारा रिपीट करें, आप पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इम्पोर्टेंस एंड पर्पस। तो अगर आप थोड़ा सा अपना माइक को अनम्यूट करें और क्वेश्चन की ज़रा अंडरस्टैंडिंग दोबारा दीजिए मुझे। तो शायद आपका ऑडियो कुछ लिंक्ड अप नहीं है ठीक तरीके से, ज़रा चेक करें उसको। सर आवाज आ रही है अब सर? आती आ रही है बस। सर एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये था कि जब हम ग्रांट या प्रपोजल लिख रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि आपने जो चीज मेंशन की है वो है इसकी इम्पोर्टेंस, ये पर्पस नहीं है। एंड समटाइम हम पर्पस के हेडिंग में लिख देते हैं तो वो कहते हैं ये इम्पोर्टेंस है और ये पर्पस नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा। तो सर इसकी थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन रिक्वायर होगी, क्योंकि कल लास्ट लेक्चर के बाद मैंने कुछ पढ़ा भी है, पर ये कहीं ना कहीं मिक्स अप हो रही है, चीजें कन्वर्ज हो रही हैं। आप क्लास में आते हुए हैं या नहीं आए? सर आता रहा हूँ क्लास, जी सर मैं आता रहा हूँ क्लास में, जिन दिनों ये लॉकडाउन वगैरह था उन दिनों बस नहीं आया, अदरवाइज तो मैं अटेंड करता रहा हूँ क्लास। अच्छा, ये आपका क्वेश्चन ये है कि आपने कहीं कोई चीज़ लिखी है, और वो कहाँ लिखी है आपने चीज़, किस जगह सर लिखी मैंने है आपने? जैसे एक प्रपोजल मैंने बनाया सर, उसमें ये प्रॉब्लम आ गई ना कि पर्पस और इम्पोर्टेंस दोनों मिक्स अप होते हैं कहीं ना कहीं। इसकी कुछ क्लेरिफिकेशन रिक्वायर है सर फर्दर। क्लियर करें ना, आपने कहाँ पे ये चीज़ इंक्लूड की है, क्या डॉक्यूमेंट बनाया है, तो मैं उस लिहाज से आपको जवाब दे पाऊंगा। सर मैंने एक सिनॉप्सिस बनाया था वन हेल्थ पे ना, WHO का स्टैंडर्डाइज गोल है जिसपे वो वन हेल्थ पे काम कर रहे हैं। उसमें ह्यूमन, एनिमल और प्लांट तीनों को इकट्ठा कलेक्टिवली देख रहे हैं, बट मैंने ह्यूमन और एनिमल को लेके वो जेनेटिक डिजीजेस पे काम किया था जो एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिट होती हैं। तो उसकी एक्चुअली फ्रिक्वेंसी देखी थी इन रूरल रूरल एरियाज। तो मैंने पर्पस उसको मेंशन किया तो दे सेड कि ये पर्पस नहीं है, ये इम्पोर्टेंस है, यू हैव टू राइट क्लियर आपने पर्पस। अगर थोड़ा सा वो शेयर करें ना कि आपने क्या लिखा था, क्योंकि बाज़-औक़ात आप जो लिख रहे हैं शायद पर्पस लिख ही नहीं रहे। मैं सिर्फ देख के ज़्यादा अच्छा कमेंट कर सकूंगा कि ये क्वेरी ये थी और आपने ये स्टेटमेंट वहाँ लिखी है। तो दैट वुड बी अ बेटर टू वंस आई सी इट, तो मैं ज़्यादा बेहतर जवाब दे सकूंगा। सर मैं फिर उसका आपको इंट्रोडक्शन और वो जो उनका एक ऑनलाइन फॉर्म था ना सर, उसकी मैं फिर स्क्रीन शॉट लेके आपसे शेयर कर लूंगा सर। तो होपफुली थोड़ा मेरा मसला हल हो जाएगा। दैट इज एक्चुअली ग्रांट है उस प्रोजेक्ट की, 1 मिलियन की और 1 ईयर का है। तो इट विल बी क्वाइट हेल्पफुल सर। आपकी बात मुझे समझ आ रही है, बट ये कि आई कैन ओनली से समथिंग वंस आई सी योर स्टेटमेंट। क्या आपने, उन्होंने पर्पस, उन्होंने आपसे मांगा क्या था, उन्होंने आपसे इम्पोर्टेंस मांगी थी या पर्पस मांगा था? सर उनके टेम्पलेट में ना बेसिकली इस तरह था कि समरी थी, इंट्रोडक्शन था, देन पर्पस था, देन इम्पोर्टेंस थी, देन इम्प्लीमेंटेशन ऑन सोसाइटी थी, और उसके बाद उसकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट थी, उसकी HR रिक्वायरमेंट, ऐसे मल्टीपल फैक्टर्स थे। जी बट जी, नहीं प्राइम वो तो ऑब्जेक्शन चले, इसी पे लगा था बस। मैं समझ गया आपकी बात। वो जो फंडिंग प्रपोजल डॉक्यूमेंट होता है वो हमने मैंने आपको क्लास में इसकी एक असाइनमेंट भी दी थी। फंडिंग प्रपोजल डॉक्यूमेंट के कुछ सेक्शंस होते हैं जो आपने फिल करने होते हैं, वो वन बाय वन आप फिल करते हैं। उसमें मेजर चीज़ जो है वो फंडिंग की सेल्फ डिस्ट्रीब्यूशन और उसकी क्वांटिटी, वो सारी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। बट अभी आपका जो सवाल है उसमें आप ये कहना चाह रहे हैं कि जी पर्पस उन्होंने मांगा था। तो पर्पस इनफैक्ट होते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है आपके काम के, कहाँ जाना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। और इम्पोर्टेंस जो होती है वो उस पर्टिकुलर डोमेन में रिसर्च के क्या फ़ायदे क्या नुकसान हैं जो दुनिया में हो रहे हैं, उन पे बात की जाती है। तो अब अगेन आपकी स्टेटमेंट बताएगी कि आपने वाकई पर्पस लिखा था या आपने इम्पोर्टेंस लिखी थी। राइट सर, ऑलराइट सर, देन मैं आपसे डॉक्यूमेंट भी शेयर कर लूंगा सर। डेफिनेटली इट विल बी क्वाइट हेल्पफुल फॉर मी सर। अच्छा, आजकल जो है ना इसमें इट इज़ परमिटेड विद कॉशन कि आप जो है वो अपनी डॉक्यूमेंट को बेहतर करने के लिए जो हमारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं उनकी असिस्टेंस भी ले सकते हैं। बट ऑलवेज इस कुछ जगहों पे उसको आपको डिक्लेयर करना होता है, कुछ जगहों पे
अगर आपने उनसे सिर्फ असिस्टेंस ली है, उनसे क्रिएशन नहीं कराई, तो वो अलाउड भी है। तो हम उस पर हम बात भी करेंगे वंस हम प्लेजरिज्म पे आते हैं कि किस हद तक क्या चीज़ कहाँ से असिस्टेंस ली जा सकती, क्योंकि आपकी और हम सब की अंग्रेज़ी को इतनी अच्छी शायद नहीं भी होती। तो उस अंग्रेज़ी को इम्प्रूव करने के लिए आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हो, को पायलट का इस्तेमाल कर सकते हो, आप जेमिनाई का यूज़ कर सकते हैं। बट अगेन वेरी कॉशन के साथ कि इट्स ओनली दी इम्प्रूवमेंट ऑफ योर लैंग्वेज। तो आप उसमें अपनी स्टेटमेंट लिखें और उससे पूछें कि जी क्या ये पर्पस है या ये इम्पोर्टेंस है, और मुझे पर्पस चाहिए तो इसमें से मुझे पर्पस निकाल के दें, तो वो पर्पस आपको निकाल के रीराइट कर देगा, और उसको फिर आप वेरी राइट कॉशियसली सर। इस्तेमाल कर सकते। वेरी राइट सर। वेरी राइट, ठीक है। थैंक यू। ओके जी, सो एनी अदर क्वेरी किसी की? सो पॉइंट ये था कि जी मैंने भी आपको ये कहा है कि थोड़ा सा एक्सप्लोर करें टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग को। तो आई होप आपने कुछ खोले हैं, कोई चीज़ें, कोई कंटेंट यस कहीं सर। खोलने की कोशिश? अच्छा। सर, सो I have a little knowledge about sampling types, sir. फॉर्म दी ऑडियो आप, अगर ठीक है, वैसे मेरा पर्पज ये है कि एवरीबडी शुड एक्सप्लोर अ बिट। अगर यू हैव Sir, ऑलरेडी दैट थिंग, जरा इसको गो थ्रू कर लीजिए, बाकी भी करते हैं तो वी कैन डिस्कस। right, sir. रिक्वेस्ट करूंगा नवीद साहब से, खुरम से, अरशद साहब से, जुनेद से कि यू शुड ओपन some related stuff on types of sampling. सर मैंने ओपन किए हैं, यहाँ पे कुछ टाइप्स मुझे शो हो रही हैं। इसमें है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, सिस्मेटिक सैम्पलिंग, स्टेरिफाइड सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, ये सारी सर आ रही हैं इसमें। ओके, दैट मीन ये जो मोटे मोटे नाम जो आपको ये मेरे अक्सर पास जगह पे ये आ रिसर्च गई। पेपर्स में भी नजर आएंगे। अगर आपने भी जी सर। रिसर्च पेपर्स पढ़े हों इन्हीं डोमेन्स के अंदर, तो वहाँ पे आपको इनमें से कोई ना कोई कॉमन नेम लिखे हुए नज़र भी आए होंगे, जो ऑथर्स ने लिखे होंगे कि मैं कन्वीनियंट सैम्पलिंग यूज़ कर रहा हूँ, या मैं स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग इस्तेमाल करके अपना डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ, या मैं रैंडम सैम्पलिंग कर रहा हूँ, या मैं क्लस्टर बेस्ड सैम्पलिंग कर रहा हूँ। तो ये हमें पता होना चाहिए कि इन सैम्पलिंग से मुराद क्या है, और इनमें से कौन सी सुटेबल होगी हम में से जो लोग रिसर्च कर रहे हैं इस डोमेन के अंदर, या कोई डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमने भी डिसाइड करना होता है कि हम किस टाइप की सैम्पलिंग करेंगे। तो ठीक है, आपने ठीक चीज़ से शेयर कर ली है। आप काइंडली इसी का लिंक शेयर कर लें ताकि बाकी लोग भी इसी लिंक को खोल सकें। श्योर सर, मैं अभी कर देता हूँ, अर्शद साहब को वो पे ग्रुप में शेयर कर देंगे। आप ग्रुप में शेयर कीजिए। तो जी सर। और अगर बाकी लोगों ने कुछ और भी खोला हुआ है तो सिमिलर चीज़ जो है वो मुख्तलिफ सोर्सेज में लोगों को नज़र आएगी, विच एवर इज़ मोर आई कैचिंग, आप उसको ज़रा खोल लीजिए एंड लेट्स डिस्कस इट वन बाय वन कि ये सैम्पलिंग की टाइप क्या है और ये कैसे इसको यूज़ किया जाता है, या इनमें क्या फ़ायदे नुकसान हो सकते हैं। तो आपने खोल लिया, ठीक है। तो व्हाट अबाउट खुरम, आपने कुछ इस पे एक्सप्लोर किया? सर मुझे भी यही सिमिलर साइट मिली थी, इसी को सर रीड आउट कर रहा था। जी सर। एक आवाज आ रही जी सर, आवाज़ आ रही। है? लिंक खोला है सैम्पलिंग के ऊपर? सर ओपन है लिंक मेरे पास। तो चलें जी, जुनेद आपने जो पेज शेयर किया है इसकी हम वन बाय वन ज़रा एक्सप्लोरेशन करते हैं, खोलते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ जो है वो क्या है, थोड़ा सा आपस में म्यूचुअली डिस्कस करते हैं। तो अगर आपको मैं जी एक्सेस देता हूँ यहाँ पे ऑन दी पेज, कि इसको शेयर करें आप सबके साथ, तो लेट सर। मी अलाउ यू अ मल्टीपल शेयर। ओके, नाउ अलाउड, एंड आप जो है वो इसको शेयर कर सकते हैं। अगर आप जो पेज आपने खोला हुआ है काइंडली इसको अगर आप शेयर करें ताकि सब देख सकें इसको। सर मैं ट्राई कर रहा हूँ सर इसको लैपटॉप पे, सर मैं ऑन करने की, तो मैं अभी शेयर कर देता हूँ सर। अर्शद साहब, मैंने आपको लिंक भेजा है इनबॉक्स में, ये तो आप ग्रुप में काइंडली शेयर करते हैं। अच्छा, मैं भी करता हूँ, बहुत बेहतर, बहुत बेहतर।
सर मैंने जी हो। शेयर कर दिया है चैट में। जी ग्रुप में हो गया मैंने शेयर। कर दिया, मैं चाह रहा हूँ कि आप खोलें ज़रा इसको, स्क्रीन शेयर करें अपनी। सर मैं कर लूँ शेयर स्क्रीन। सर शेयर हो गई है। हाँ जी, हो गया। जी इस पे से लो। तो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग वन बाय वन। थोड़ा सा आप पढ़ते भी जाएं और बताते भी जाएं कि क्या आपको समझ आ रही है इससे, एंड वी कैन एक्सपेंड। सर पहले तो मेन दो इनकी टाइप्स दी हुई हैं कि एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है और एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। क्या मतलब क्या लिखा हुआ है इनका, जरा थोड़ा एक्सप्लेन करें, पढ़ें इसको बस। सर probability sampling कहते हैं also known as random sampling is a kind of sample selection where randomization is used instead of deliberate choice. Each number of population has a known non-zero chance to being selected. क्या समझ आती है इससे अरशद साहब आपको कि ये क्या किया जाएगा इसमें? अ, ये सर इसमें से सर एक पूरी पॉपुलेशन में से हमने एक कुछ सिलेक्ट कर लेने हैं सर। एक पॉपुलेशन में से हमने सैंपल सेलेक्ट करने हैं, फिर उन सैंपल में से फर्दर हमने फिर उसके इंटरवल बनाने हैं और इंटरवल में से फिर सिलेक्शन करनी है। सर शुड आई एक्सप्लेन सर? जी राना साहब बताइए। सर एक्चुअली टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग में जो दो हैं, इसमें प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में ये होता है कि जो पॉपुलेशन होती है जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं, उससे जब हम नंबर ऑफ सैंपल्स को पिक करने वाले होते हैं, तो हम उन पे कोई ना कोई रैंडम नंबर अलॉट कर देते हैं। उसमें लॉटरी मेथड हो सकता है, कंप्यूटर जनरेटेड मेथड हो सकता है। तो उसमें हम ये कहते हैं सर कि हम अगर लॉटरी मेथड कर रहे हैं तो हम से 100 पेशेंट हमने लेने हैं, तो 100 की पर्चियां डालेंगे, और टोटल पॉपुलेशन अगर 500 की तो उनके उनका भी नाम डाल देंगे, उसमें से 100 रैंडमली पिक कर लेंगे। और जब 100 रैंडमली पिक करेंगे उन्हें ही अपनी स्टडी में इंक्लूड करेंगे। तो दैट विल बी अ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, क्योंकि आउट ऑफ 500 उन 100 का सिलेक्शन का चांस कुछ ना कुछ है। तो इस तरह की सैम्पलिंग अगर करनी तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। नॉन प्रोबेबिलिटी में सर रिसर्चर जो होता है उसकी उसकी मर्जी पे होता है कि वो जिसको चाहे चेक करे, क्योंकि उस नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में इंटायर पॉपुलेशन के पास जो चांसेस ऑफ सिलेक्शन होते हैं ना, वो फिक्स नहीं होते, वो रैंडम होते हैं। हो सकता है पहले पहली पीक में 10th नंबर वाला पेशेंट आ जाए, दूसरी पीक में 25th वाला आ जाए। तो इस तरह से सर होता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी में चांसेस ऑफ सिलेक्शन जो है हर नंबर पे फिक्स हो जाते हैं। अच्छा थोड़ा सा इसको मैं एक दफ़ा दोबारा रिफाइन कर देता हूँ। आप क्लास में फॉर एग्जांपल 20 लोग हैं, और मैं क्लास में आता हूँ और क्लास में आके मैं आंखें बंद करता हूँ और अ, एक साइड से दूसरी साइड तक हर बेंच पे 20-20 लोग या 10-10 लोग बैठे हुए, या आपके केस में 5-5 लोग बैठे हैं, तो मैं आंखें बंद करके हर बेंच से एक एक बंदा उठा देता हूँ, जिसमें मुझे नहीं पता कि कौन किधर बैठा हुआ है। या इसकी एग्जांपल जो अभी राना साहब ने भी दी कि आप 20 लोगों के मैं नाम लिख के एक टोकरी में डाल देता हूँ और उसमें से 5 लोग पिक कर लेता हूँ, तो हर एक के चांसेस हैं पिक होने के। इसको हम नाम देंगे रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम का लफ्ज़ जो है वो इसको एक्सप्लेन करने के लिए काफ़ी है कि आपने बगैर किसी कंसिडरेशन के, जस्ट बेस्ड ऑन एनी प्रोबेबिलिटी विच कुड बी एनी थिंग, आपने पिक कर लिए लोग। और जनरली अगर 20 लोग हैं तो हर एक के सिलेक्ट होने के चांस 1/20 हैं, जो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन भी है। तो प्रोबेबिलिटी रैंडम सैम्पलिंग इज समथिंग लाइक दिस। वेयर ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं कन्वीनियंस को देखता हूँ तो शायद मैं ये डिसाइड करूंगा कि मैं कमरे में एंटर हूँ और जिनसे मेरी फ्रीक्वेंसी मैचिंग अच्छी है, और लाइक मैं अरशद साहब से इन टच हूँ, मैं अरशद साहब को पिक कर लूँ कि आप आ जाएं, मैं खुरम को पिक कर लूँ, मैं जुनेद को पिक कर लूँ,
because I've been seeing them all along the class. So this is called नॉन probability sampling या convenience, जिसमें ये एग्जांपल है, convenience sampling भी हो सकती है। या मैं कह सकता हूँ कि जी जो सारे लोग बल्तिस्तान के हैं उनको मैं बाहर बुला लूँ। या मैं कहूँ कि जी ओके, जो यहाँ करीब के लोग हैं विद इन दी 500 मीटर रेडियस ऑफ यूनिवर्सिटी, क्योंकि मेरा काम ऐसा है कि मैं उनको ज़्यादा इजीली यूज़ कर सकूँगा कॉस्ट इफेक्ट के परस्पेक्टिव से। सो अगर कोई कंसिडरेशन इस तरह की मेरे सामने आ जाएगी तो उस केस में उसको हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का नाम दे देते हैं। तो ये तो ओवरऑल दो मेजर क्लासेस हो गई। थोड़ा सा आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी बेस्ड ऑन दी एक्सप्लेनेशन जो राना साहब ने भी दी है, और शायद थोड़ा सा जो मैंने भी एक्सप्लेन किया है। तो आई होप दिस इज क्लियर। मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम सैम्पलिंग कर रहे होते हैं वो रैंडम सैम्पलिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि दिस इज द इजीएस्ट वे ऑफ सेलेक्टिंग एनी ऑडियंस फ्रॉम द अवेलेबल पॉपुलेशन। और एक और इजी वे होता है कन्वीनियंस सैम्पलिंग का, कि जो आसान है। से एजुकेशन सेक्टर है और उसके अंदर आपने एक हाई एंड एम्प्लॉय को सेलेक्ट करना है या उनके इंटरव्यूज करने हैं, जो कि फॉर एग्जांपल मास्टर्स एंड अबव एजुकेशन के हामिल हैं। तो अब पूरे इस्लामाबाद में 200 यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो मेरे लिए कन्वीनियंस सैम्पलिंग ये है कि जिन जिन यूनिवर्सिटीज़ को मैं जानता हूँ मैं वहाँ विजिट करूँगा और उनसे वो डाटा कलेक्ट कर लूँगा। सबके पास नहीं जाऊँगा, या रैंडमली डिसाइड नहीं करूँगा कि ओके जी अब 200 यूनिवर्सिटीज़ हैं, रैंडमली मैंने यूनिवर्सिटी पिक की कि जी मैंने फॉर एग्जांपल एयर भी जाना पड़ेगा, मुझे बहरिया भी जाना पड़ेगा, माई यूनिवर्सिटी भी जाना पड़ेगा, कॉमर्स भी आना पड़ेगा, कायदम भी आना पड़ेगा। बल्कि मैं इन सबको निकालते हुए मैं देखूँगा जी मेरा लिंक्स हैं अबासीन में, मेरे लिंक्स हैं फॉर एग्जांपल नस्ट में, तो मैं बस दो यूनिवर्सिटीज़ में से वो सिलेक्टेड लोग पिक कर लूँगा जो कि मुझे इजीली एसेसिबल है। दिस इज़ कॉल्ड कन्वीनियंस सैम्पलिंग। So based on these factors, these two categories can be defined, और इसको फर्दर भी आप आगे फर्दर और पढ़ के इस पे और अंडरस्टैंडिंग अपनी अच्छी कर सकते हैं। बट दिस इज हाउ वी डू सैम्पलिंग फॉर अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन। आगे चलते हैं जी। खुरम साहब इसको आगे और फर्दर लेके चलें नीचे। चलें जी, अब इसको वन बाय वन अगर पढ़ते भी जाएं और समझाते भी जाएं हमें। सो लेट्स स्टार्ट विद द सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। और इसको हम अरशद साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इसको थोड़ा पढ़ के एक्सप्लेन कर सकें। अरशद साहब से रिक्वेस्ट है कि इसको पढ़ें और बताएं क्या चीज़ है ये। इस सब आप एक्सप्लेन कर दीजिए, अरशद साहब शायद कहीं राइट लेफ्ट हो गए। ये वाला जी सर, आ रही है आवाज़ आपकी। टाइप क्या चीज़ है, टाइप ऑफ व्हाट टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी हेलो सर। सैम्पलिंग। जी बताइए। सर ये जो स्क्रीन शेयर हो रही है इसी में से सर पढ़ना ये जो है। हाँ ये मैंने आपकी आसानी के लिए अरशद साहब शेयर करवाइए। आप कह रहे थे ना मैं मोबाइल फ़ोन पे हूँ, जी 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 सर, जी सर, जी सर। तो आप इसी को पढ़ लीजिए। ठीक, ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। हाँ हमने दो ब्रॉड कैटेगरीज की बात की थी, और अब उनके अंदर जो फर्दर सब हेड्स हैं उनको थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं। ठीक है। ठीक सर। तो पहली ठीक सर, देयर इज अ ब्रॉड सैम्पलिंग है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, उसके अंदर पहला मेथड है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। तो अगर इसको आप एक ठीक हो दफ़ा गया पढ़ें और एक्सप्लेन देखें और थोड़ा इसको डिस्कस कर लेते हैं। सर, ठीक हो गया सर। simple random sampling with some simple random sampling, every element in the population has an equal chance of being selected as a part of sample. It's something like picking a name out of a hat. Simple random sampling can be done by anonymizing the population by assuming each item or person in the population a number and then picking number at random. Sir, तो ये एक बड़ी आसान सी टाइप ऑफ सैम्पलिंग है। जी सर। और आपने बहुत सारी दफ़ा ये बहुत सारे ड्रामों में फिल्मों में देखी भी होगी, या इवन रियल लाइफ में भी हम ये काम बहुत सारा करते हैं।
तो आप में से किसी को उम्रे पे भेजना है अपने ऑफिस में से, एक सीट है और 50 लोग हैं, तो 50 लोगों के नाम लिख लेते हैं और उसमें से एक नाम पिक कर लेते हैं, जिसका नाम निकल सर आता है वो उम्रे पे चला जाता है। दिस इज कॉल्ड सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। कमेटियां सबका डालते हैं चांस, लोग। हाँ, सबके कमेटियां चांसेस डालते हैं इक्वल होते हैं लोग। सर। जी, जी सबके चांस इक्वल होते हैं, और वो चांसेस जो है वो जितने ज्यादा लोग होंगे उतने चांसेस की वैल्यू कम होगी। 2 लोगों में 50% चांस होगा, 4 लोगों में 25% चांस होगा हर एक का, 10 लोगों में दस जी सर। परसेंट चांस होगा, और इस तरह से चांस जो है वो उसकी वैल्यू 1 बाय नंबर ऑफ पीपल अवेलेबल के लिहाज से कम होता रहेगा। सर बट एवरीबडी विल बी कंसिडर्ड एंड अकॉर्डिंगली सेलेक्टेड आउट ऑफ देम। सर अब इसके प्रॉज एंड कॉन्स पढ़ें क्या क्या है। इसके सर, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज इजी टू डू एंड चीप, designed to ensure that every member of the population has an equal chance of being selected. It reduces the risk of biasness compared to non-random sampling. इनसे सर ये बड़ा आसान होता है और बड़ा ही सस्ता होता है, इसमें किसी किस्म की कोई कॉस्ट नहीं लगती और सबके चांस बराबर होता है सर। और बायसनेस की होती है, बड़ा और इंपॉर्टेंट बाइसनेस भी नहीं फैक्टर। होती सर, इसमें सबके सामने हो रहा होता है सर। और कॉन्स क्या है। और इसके cause it offers on control for the researcher and may lead to unrepresentative grouping being picked by chance. सर समझ आती है कि अब आप चूंकि हर एक को देख रहे हैं ना, तो बहुत सारी दफा उनमें से ऐसे लोग या ऐसी ऐसी सैम्पलिंग निकल आएगी, ऐसे लोग निकल आएंगे जिनको आप नहीं चाहेंगे कि मेरे इस रिसर्च का हिस्सा बने, या वो मेरी रिसर्च के डायरेक्ट रिप्रेजेंट ही नहीं करते वो लोग। ऐसा हो सकता है एक पॉपुलेशन में कुछ खास किस्म की टाइप ऑफ रिसर्चेस के अंदर, जी सर। और आपके पास कंट्रोल नहीं होता, बिकॉज रिसर्चर अपनी मर्जी से इसमें कुछ नहीं कर सकता, जो निकल आया बस निकल आया। ठीक है, बहरहाल कोई आउटलायर भी आ प्रॉज सकते हैं सर इसमें। प्रॉन्स प्रॉन्स प्रॉज आर बेटर, मतलब दी पॉजिटिव्स आर मोर देन दी नेगेटिव्स। बिल्कुल ठीक सर। चलें जी, अच्छा आ जाइए आप। आगे क्या बात हो रही है। अब यहाँ पे उसकी एक डायग्राम भी बनी हुई है जिसके अंदर से उसने एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि किस तरीके से लोग पिक हो सकते हैं सिंपल रैंडम सैंपल के अंदर, विद कलर कोडिंग इंडिकेट किया हुआ है। आई होप यू कैन ऑलवेज इंटरप्रेट के ये क्या कहना चाह रहा है, कि ये पहली पिक्चर आई थिंक is the availability of all the population, second picture is the collection of data out of them which can be anybody, कोई भी बंदा सेलेक्ट हो सकता है। It would be more clear once you see the other types of sampling under the probability sampling, तो उसमें दूसरी है systematic sampling। ठीक है जी, तो लेट्स आस्क राना साहब के इसको वो पढ़ें और बताएं कि क्या चीज़ें हैं। यस सर। सर सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, सर इसको सारा इंग्लिश को एज इट इज पढ़ दूं सर, या कोई एक्सप्लेनेशन भी सर ये करनी होगी? असल में राना साहब आपने तो पढ़ा होगा ना, लेकिन बाकी लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, तो एक दफ़ा जब हम पढ़ते हैं ना तो सारे उस पे अलाइन हो जाते हैं, तो आई वुड बी हैप्पी कि हर बंदा उसी अंडरस्टैंडिंग पे आ जाए जिस पे आप ऑलरेडी हैं। तो पढ़ लें एक राइट सर। सर विद सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, with systematic sampling, the random selection only applies to the first item chosen. A rule then applies so that every nth item or person after that is picked. Best practice is to sort your list in a random way to ensure that selection won't be accidentally clustered together. This is commonly achieved using a random number generator. If that's not available, you might order your list alphabetically by first name and then pick every fifth name to eliminate bias, for example. Next, you need to decide your sampling intervals. For example, if your sample will be 10th of your full list, your sampling interval is 1 in 10th, and pick a random start between 1 and 10th, for example, 3. This means you would start with person number 3 on your list and pick every 10th person